तो प्रीवियस ईयर में शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से देखना सारे लोग, ताकि हर किसी को समझ आए अच्छी तरह से। ठीक है, ध्यान देना। एक एक करके क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं, टाइम हो चुका है इसलिए। लॉग और एंटी लॉग क्लियर करवा देंगे, चिंता न करें, क्योंकि लॉग एंटी लॉग आपके उसमें भी है, अगले चैप्टर में भी है, इसलिए ध्यान देना। क्लास का टाइमिंग शुरू हो चुका है, इसलिए ध्यान से सुनोगे। पहले क्वेश्चन लिखिए। जिंक रॉड, सब लोग लेट आते हैं, लेट ना आया करो। जिंक रॉड डिप्ड इन 0.1 m solution of ZnSO4. Salt is 95% dissociate. Dissociate at 298 Kelvin. Calculate electrode potential. Calculate electrode potential. ठीक है, दे रखा है इनोट सेल Zn2 plus upon Zn equals to minus 0.76 volt. टाइम पर आया करें, सब लोगों को बार बार कहते हैं लेट आते। क्वेश्चन को इतने देर में आपको खुद से पढ़ लेना चाहिए। क्या सब लोगों को पिक्चर ब्लर आ रहा है? किसी को ब्लर नहीं आ रहा है? तो अगर एक को आ रहा है मतलब उनका प्रॉब्लम है। सारे लोगों को, किसी को ब्लर नहीं आ रहा है मतलब अगर एक या दो को आ रहा है तो उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। ध्यान देना। जिंक रॉड डिप्ड इन इतने सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़कर समझो, तब आंसर में मजा। कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सीधी सी बात, इस पूरे क्वेश्चन में साफ पता चल रहा है कि डिसोसिएशन 90% का है, पहली बात। और दूसरी बात, सिंगल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। दूसरी बात, सिंगल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, दूसरा इसमें कुछ है नहीं। कोई दिक्कत? तो पहले क्वेश्चन पढ़ के खुद ही समझना। तो मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है सिंगल इलेक्ट्रोड के। तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन है, जिंक है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के जिंक बनाएगा, नस्ट इक्वेशन लगेगा नो डाउट। जैसे ही आपका कंसंट्रेशन 1 m न हो, नस्ट इक्वेशन ही लगेगा। और हेयर n इक्वल्स टू 2। नस्ट इक्वेशन मुझे पता है, आपको भी पता होना चाहिए। ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log 1 अपॉन Zn2 प्लस, क्यों? एक ही सॉल्यूशन। लेकिन बट यहाँ जो कंसंट्रेशन है 95% डिसोसिएट, इट मीन्स concentration of Zn2 plus equals to 95% डिसोसिएट हुआ, तो 95 upon 100 into 0.1, तो कितना हो जाएगा? 0.095। अब ई नॉट सेल का वैल्यू दे रखा है, तो यही एक छोटी सी बात याद रखनी है और कुछ नहीं। तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल कितना है? माइनस 0.0591 अपॉन n log 1 अपॉन 0.095।
थोड़ा सा और आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। -0.76 -0.03 ले लेंगे रफली, इसको 0.06 मान लेंगे तो 0.03। यहाँ लॉग लग रखा है तो इसका मतलब लॉग का प्रॉपर्टी log1 माइनस log 0.095। ठीक है। और अगर आसान करने के लिए पॉइंट इधर लेकर के 1000 माइनस कर सकते थे, तो अगर 1000 करेंगे तो आसान हो जाएगा, सीधे 95 log 95 का वैल्यू देख लेंगे। और 1000 तो 10 का पावर 3 होता है तो 3 log 10 आसान हो जाएगा। तो जब आप इसे करोगे तो -0.76 -0.03 log 1000 10 का पावर 3 यानी 3 log 10 यानी 3, और log 95 का वैल्यू गिवन होगा 1.022। आपको आसान करने के लिए तो फाइनली -0.790 इतने वोल्ट। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत कह दो। सिंपल ही क्वेश्चन है, जो आप पढ़ चुके हो उन्हीं से रिलेटेड। आगे चले। दिक्कत है किसी को तुरंत कहना। लॉग हम सिखाएंगे, लॉग टेबल दिया, लॉग का वैल्यू गिवन होगा, इसलिए आप ना भी सीखो तो भी चलेगा, क्योंकि लॉग का वैल्यू गिवन होगा पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, रिपीट कर दें। रिपीट करेंगे। एनी बाबू, आप मुझसे क्लास के बाद फोन पे बात करेंगे, ध्यान देना। जिंक रॉड को हमने सॉल्यूशन में डिप किया, जिंक सल्फेट 95% डिसोसिएट हुआ। कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नॉट सेल गिवन है। क्वेश्चन से पता चल रहा है कि सिंगल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, और वो भी जिंक का। तो जिंक आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के जिंक बनाएगा, सिंगल इलेक्ट्रोलाइटिक। n इक्वल्स टू 2। फॉर्मूला मुझे सिंगल इलेक्ट्रोलाइट का हमें लर्न करना पड़ेगा, बट जिंक का कंसंट्रेशन ये जो दे रखा है 95% डिसोसिएट, तो इसका 95% निकाल लिए। अब इन सब का वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दिए। ई नॉट सेल ये दे रखा, n इक्वल्स टू 2 क्लियर है, और जिंक आयन का कंसंट्रेशन हमने अभी अभी निकाला। अब इसको सॉल्व कर, इतना आपको करना है। अब 2 हाफ सेल आर गिवन, 2 हाफ सेल आर गिवन, 2 हाफ सेल गिवन इक्वेशन के फॉर्म में। MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn2 प्लस 4H2, और इसका ई नॉट सेल का वैल्यू भी गिवन है। ई नॉट सेल इक्वल्स टू 1.51 वोल्ट। दूसरा इक्वेशन गिवन है, Sn2 प्लस गिव्स Sn4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी ई नॉट सेल का वैल्यू गिवन है। कितना ई नॉट गिवन है, सेल नहीं, ई नॉट इक्वल्स टू माइनस 0.15 वोल्ट। यही प्रॉब्लम सुबह में किसी ने पूछा था, प्रियंका। हमने कहा था शाम में डिस्कस करेंगे, प्रीवियस। ध्यान देना। अब क्वेश्चन में 2 बातें कहता है। कंस्ट्रक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, क्वेश्चन कहता है कंस्ट्रक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, पहला क्वेश्चन, ठीक है। एंड प्रेडिक्ट whether the reaction is reactant favor or product favor, whether reaction is reactant favor
और प्रोडक्ट फेवर। क्वेश्चन वो हमेशा क्वेश्चन एक ही होता है, पूछने का तरीका बदलता है, पूछने का तरीका बदलता है। क्वेश्चन वही है, ये भी क्वेश्चन वही था नष्ट इक्वेशन, ये भी क्वेश्चन वही है नष्ट इक्वेशन, पूछने का तरीका बदल गया और कुछ नहीं। तो पूछने का तरीका बदल गया है तो क्वेश्चन आपके सामने MnO4 से Mn2 बन रहा है और SN2 से SN4। हमें पता है सेल में एनोड लेफ्ट होता है, कैथोड राइट होता है। इक्वेशन भी बनाते हैं तो एनोड ऑक्सीडेशन लेफ्ट रखते हैं और रिडक्शन कैथोड राइट रखते हैं। बनाते समय यही ध्यान देना। फिर से जब भी हम एक सेल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे तो सेल रिप्रेजेंटेशन में बीच में सॉल्ट ब्रिज होता है, लेफ्ट साइड एनोड का रिएक्शन, राइट साइड कैथोड का रिएक्शन। तो आप देखो कौन एनोड है, तो जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एनोड होता है, जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एनोड होता है। तो इक्वेशन हमारा कैसा बनेगा, Sn2+। ध्यान देना इसमें इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं है, जब भी इलेक्ट्रोड मेंशन ना हो तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड। वैसे बिना इलेक्ट्रोड का भी आप रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते, ठीक है, बिना प्लेटिनम का भी दिखा सकते। Sn2+ Sn4+ बनाएगा, Sn2+ Sn4+ सॉल्ट ब्रिज, MnO4 माइनस Mn2 बना रहा, MnO4 माइनस Mn2+ बना रहा। कोई दिक्कत? एक बार फिर से, हमने देखा नहीं किसी ने कुछ मैसेज किया, क्या मैसेज किया एक बार फिर से जल्दी। सर Sn इलेक्ट्रोड नहीं है, Sn इलेक्ट्रोड यहाँ नहीं है। ठीक है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो आप पीटी लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके बगैर में। इलेक्ट्रोलाइट का पार्ट है, ठीक है, हमने भी वही कहा, इसलिए आप इसे ना भी लिखोगे तभी पूरा मार्क्स मिलेगा। हाँ लेकिन जो होता है सही बात है, लेकिन यहाँ पर Sn2+ से Sn4 में जा रहे हैं, MnO4 माइनस से Mn2+ में जा रहे हैं। मेटल का केस तो ऐसे होता है ना, Zn2+ से Zn, Cu2+ से Cu, Zn से Zn2+। अगर मेटल का इलेक्ट्रोड हो तो एक पार्ट तो मेटल दिखेगा, अगर Sn से Sn2+ दिखाते तो क्लियर होता है यहाँ पर, क्योंकि ये आयन से आयन है और ये भी आयन से आयन है। इट मीन्स कि यहाँ पर कोई अनदर इलेक्ट्रोड है और वो इलेक्ट्रोड प्लेटिनम ही होगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्यों? वो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं कर रहा। तो ये बात भी हमें समझना पड़ता है, ये बात भी हमें समझना पड़ता है, पहचान करना पड़ता है। किसी को कोई दिक्कत? आगे चले तो हमारा पहला इक्वेशन हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, अब दोनों का ई सेट वैल्यू दे। नहीं समझ आया? ध्यान देंगे, क्वेश्चन में कहता है MnO4 माइनस से Mn2+ और Sn2+ से Sn4, दोनों ही आयन है, दोनों ही आयन है। तो आयन कभी इलेक्ट्रोड नहीं होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। इट मीन्स कि यहाँ पर इलेक्ट्रोड कुछ और, इलेक्ट्रोड कुछ और का मतलब ऑलवेज प्लेटिनम, क्योंकि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ही ओवरऑल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता है, क्योंकि वो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड को आप ना भी दिखाओ तो भी चलेगा, अगर हम ये रिप्रेजेंटेशन इसके बगैर भी लिखते तो भी चलता, आपको नंबर पूरे मिलते।
और दिखा दिए तो और प्रॉपर वे में। तो ये सॉल्ट ब्रिज के पहले जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होता है और सॉल्ट ब्रिज के बाद जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है। सही है। अब इसके बाद कहता है कि इस इक्वेशन से मुझे प्रेडिक्ट करना है वेदर रिएक्शन इज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो उसके लिए हम ई नॉट सेल निकालेंगे। तो ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब कैथोड कौन है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, ई नॉट इधर गया MnO4 माइनस से Mn2 प्लस। आप इसे ऐसे लिख दो या MnO4 माइनस Mn2 प्लस। और अगर लिखने में परेशानी हो तो सिर्फ इसे लिखकर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नंबर में कोई कटिंग नहीं होगा। Sn4 प्लस और अपॉन Sn2 प्लस। ये लाइन ना भी लिखो तो भी चलेगा, आप सीधे ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड राइट होता है, एनोड लेफ्ट होता है। आपने अभी अभी देखा है, ये हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड। कैथोड कितना दे रखा है 1.51 माइनस एनोड कितना दे रखा है माइनस 0.15। तो इक्वल्स टू आ गया 1.66 वोल्ट। ई नॉट सेल इज पॉजिटिव, यानी प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। तो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। ई नॉट सेल पॉजिटिव है तो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। क्यों? डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NF ई नॉट सेल। ये पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव ही होगा, तो इसलिए इसी को देखकर कह दिया जाता है। अब अगर स्पॉन्टेनियस है तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा। अगर ये स्पॉन्टेनियस है तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा प्रोडक्ट फेवर। और अगर नेगेटिव होता तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आगे नहीं बढ़ता, रिएक्टेंट। तो इट इज प्रोडक्ट फेवर। ब्रैकेट में लिख देते हैं कि इफ ई नॉट सेल इक्वल्स टू नेगेटिव देन रिएक्टेंट फेवर। क्यों? क्योंकि वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाए। क्या उम्मीद करे आपको समझ आया? आए तभी हाँ, ना आए तो पूछ दो। हाँ, इनकी वैल्यू गिवन है। हमारा आंसर यहाँ से शुरू है, यहाँ तक क्वेश्चन है। कोई दिक्कत? आपके पास दो इक्वेशन है, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसने गेन किया। एक एनोड एक कैथोड बना। आपने सेल बना लिया एनोड का कैथोड का और ई नॉट सेल निकाल लिया ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये कैथोड ये एनोड, इनका पोटेंशियल का वैल्यू दे रखा है, हमने कैथोड माइनस एनोड किया। पॉजिटिव का मतलब प्रोडक्ट फेवर, क्योंकि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अगर नेगेटिव आता तो नॉन स्पॉन्टेनियस, जिसे हम रिएक्टेंट फेवर कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे चले। ध्यान देना थोड़ा सा जल्दी जल्दी, ताकि कुछ ज्यादा क्वेश्चन हो सके। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है, थोड़ा बीच बीच में सिंपल भी। Cr3 प्लस 0.1 m सॉल्ट ब्रिज Fe2 प्लस 0.01 m Fe। यहाँ क्रोमियम और आयरन ही इलेक्ट्रोड। ठीक है, सिंपल है। कैलकुलेट EMF कह रहा है, कैलकुलेट EMF और गिवन है कैलकुलेट EMF। गिवन है E नॉट
of CR3 plus upon CR minus 0.74 volt और E naught of Fe2 plus upon Fe minus 0.44 volt। क्वेश्चन पर जरा सा नजर डालें, जरा सा, तब आसान होगा। थोड़ा सा सोचने के लिए आपको मौका दे। ईएमएफ निकालना है, दो इक्वेशन है, दोनों का मोलैरिटी 1 सीधे आंसर बता दिए 0.30। किसका आंसर बता दिए 0.30। क्या कैलकुलेट कर लिया आपने? ये तो ईएमएफ निकालना है बालक, नर्स्ट इक्वेशन लगेगा। तो सबसे पहले वी नो दैट, ध्यान देना, थोड़ा तेजी से ध्यान देना, जब भी 1m से अलग हो, बोल चुके हैं, अगर कंसंट्रेशन 1m ना हो तो हमेशा नर्स्ट इक्वेशन E cell equals to E naught cell minus 0.0591 upon n log प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ये इक्वेशन तभी लगता है जब कंसंट्रेशन दोनों क्या एक का भी अगर अलग हो तो भी लगेगा, अगर एक का भी कंसंट्रेशन अलग हो तो भी लगेगा, ये दिमाग में रखना। तो पहले इक्वेशन बनाते हैं ताकि कुछ क्लियर हो। तो सबसे पहले क्रोमियम जो है पहले एनोड का लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। फिर आयरन जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। कोई दिक्कत? इन दोनों को बराबर करना है, इन दोनों को बराबर करना है। इसे किससे मल्टीप्लाई करें? इंटू 2, और इसे किससे? इंटू 3। तो ओवरऑल रिएक्शन 2Cr प्लस 3Fe2 पॉजिटिव, क्योंकि हमें चार्ज बैलेंस करना होता है, गिव्स 2Cr3 प्लस और प्लस 3Fe। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? n इक्वल्स टू 6। यही मेन फाइंड आउट करना, और कुछ नहीं, बाकी तो इक्वेशन बेस्ड है। क्रोमियम इलेक्ट्रॉन लॉस किया क्योंकि एनोड पे लॉस होता है, कैथोड पे गेन होता है। दोनों के इलेक्ट्रॉन को बराबर करने 2 से मल्टीप्लाई किए 3 से, तो टोटल n कितने इन्वॉल्व हुए? 6। ठीक, अब हमारे पास ई नॉट सेल, ई नॉट सेल अभी तन्मय ने बताया, जो कि गलत बता रहे थे। हमें ई नॉट सेल की जरूरत तो है लेकिन वो आंसर नहीं होगा। ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड कितना है दे रखा है -0.44 माइनस 0.74 इक्वल्स टू, शायद उन्होंने ये दिखाना चाहा। अब इन सब का वैल्यू को इनमें पुट करो। देयरफॉर ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल कितना है 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या है? सिर्फ क्रोमियम का पावर 2, इस पर ध्यान देना। क्रोमियम का पावर 2, क्रोमियम कितना है 0.1 का पावर 2 अपॉन रिएक्टेंट में कौन है? Fe, तो Fe का भी पावर 3 यानी कि 0.01 का पावर 3। जिन्हें प्रॉब्लम हो तुरंत कह दो, इन्हें सॉल्व करेंगे तो 0.30 माइनस 0.0591 ये आप कैलकुलेट कर लेना। 6 लॉग 10 का पावर 4 बना, यहाँ लॉग देखने की जरूरत नहीं, यानी 4 लॉग 10, यानी 4 लॉग 10, लॉग 10 का वैल्यू 1, तो 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6
इंटू 4। कोई दिक्कत? अब जाकर के आपका आंसर सही आया। किसी ने लिखा तन्मय ने 0.26 वोल्ट। क्या उम्मीद करे आपको समझ आया? जिन्हें प्रॉब्लम हो तुरंत कहना हाँ सर मुझे है। इक्वेशन कैसे बनाई, बिल्कुल ध्यान देना। कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है इक्वेशन कैसे बनेगा। हमने ना जाने कितनी बार कहा है, ये सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज से पहले एनोड होता है, सॉल्ट ब्रिज के बाद कैथोड। एनोड पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हमने लॉस दिखाया। कैथोड पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, हमने गेन दिखाया। ये बात आपके दिमाग में हमेशा रहना है कि ये सॉल्ट ब्रिज है, उससे पहले एनोड और उसके बाद कैथोड। यहाँ ऑक्सीडेशन, यहाँ रिडक्शन। ऑलवेज ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन आपको बनाना है Fe से Fe2 प्लस, Cr से Cr3 प्लस। 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। जितने चार्ज हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन। फिर बैलेंस कर लेते हैं। क्या उम्मीद करे आपको समझ आ रहा है? आगे चले। ठीक, एक छोटा सा, जब बच्चे इसी में अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक छोटा सा नेक्स्ट ये भी पूछ सकता है, राइट नस्ट इक्वेशन। सिंपल वे में राइट नस्ट इक्वेशन एंड कंप्यूट द ईएमएफ। ठीक, SN2 प्लस 0.05 m salt bridge, H plus H2 180 m PT। इसका SN2 प्लस से SN गिवन है -0.144 वोल्ट। ये इनका E0 सेल गिवन है। ध्यान दो, नस्ट इक्वेशन एंड कंप्यूट ईएमएफ मतलब ईएमएफ निकालना है इस इक्वेशन। इनका भी कंसंट्रेशन 0.02 दे रखा है, हमने लिखा, और ये 0.0। सेम इक्वेशन मतलब सेम टाइप का हमने एक ले लिया। कुछ बच्चे अब भी इन जैसे में कंफ्यूज है, इन जैसों में कंफ्यूज है। ये दे रखा, बिना सेपरेट किए डायरेक्ट इक्वेशन बना लेते हैं। Sn से Sn2 प्लस और 2H प्लस से H2। Sn से Sn2 प्लस और 2H प्लस से H2। ये हमारा एनोड, ये हमारा कैथोड। तो डायरेक्ट लिखेंगे अब Sn प्लस 2H प्लस गिव्स Sn2 प्लस और प्लस H2, या N इक्वल्स टू। हमने डायरेक्ट लिख दिया। आप इक्वेशन बनाकर लिखेंगे। आप इक्वेशन बनाकर Sn से Sn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, जैसे हमने यहाँ किया। लेकिन एक बार कर दी, अब दूसरी बार थोड़ा जल्दी चल दे। कोई दिक्कत? इसी की तरह यहाँ भी चलना है, लेकिन इस बार हम डायरेक्ट कर दिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया। अब हमें पता है ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log a product upon reactant concentration। ई नॉट सेल कितना होगा तो ध्यान देना, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड है हाइड्रोजन तो 0 माइनस -0.14 माइनस 0.0591 अपॉन n इक्वल्स टू 2 log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट Sn 0.05 अपॉन
रिएक्टेंट हमारा H है, H पे स्क्वायर होगा 0.02 का स्क्वायर, क्यों, यहाँ 2 है, कोफिशिएंट पावर बनता है, कोफिशिएंट पावर बनता है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो 0.144 माइनस माइनस प्लस माइनस 0.03, राउंड फिगर 0.06 ले ली, और इनटू इनको कैलकुलेट कर लेंगे जो भी आएगा, इनटू लॉग 0.05 अपॉन 0.02 का होल स्क्वायर। अब इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर 0.078 वोल्ट है। एक बार फिर से देख लो, दोनों इक्वेशन एक जैसा है, एक में हमने प्रॉपर वे में बताया, एक में शॉर्ट लेकर चले। एन प्रेडिक्ट करने के लिए इक्वेशन को लिखना पड़ता। किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत कह दो, पूछ लो। आगे चले, आगे चले, समझना जरूरी है, बार बार हर किसी को कह रहे, नहीं समझेंगे तब प्रॉब्लम। क्लियर है? आगे चलते, ध्यान देना अच्छी तरह, सब लोग ध्यान देना। नेक्स्ट कितने हुए? 4 हुए। इधर कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, यानी सिंपल वे में कैलकुलेट पोटेंशियल क्या क्या है? 0.10 m K2Cr2O7, ध्यान देना थोड़ा सही है, 0.20 m Cr3 प्लस 10 to the power -4 m H plus, and half cell reaction is इधर, अभी तो हमने लिखा नहीं, हाफ सेल रिएक्शन इज Cr2O7 2 minus plus 14H plus 6 electron gives 2Cr3 plus 7H2। केवल क्वेश्चन ऐसा दे कि बच्चा घबरा, और इसका ई नॉट सेल गिवन 1.33 वोल्ट, बच्चा घबराएगा पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। क्यों? जब भी हम निकालते हैं तो पूरे सेल का पोटेंशियल, ये तो हाफ सेल कह रहा है, तो हाफ सेल को भी वैसे ही निकालेंगे, हाफ सेल को भी वैसे ही निकालते हैं, लेकिन ये कैसा हाफ सेल है? 3 इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या दिक्कत है? इक्वेशन तो आपको लिख दिया, जब इक्वेशन लिख दिया तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम? हम तो डायरेक्ट जानते हैं कि ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब इनमें ई नॉट सेल दे रखा है, इनमें ई नॉट सेल आपका दे रखा है, तो अगर आप चाहो तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में पहले लिख दे ताकि और आसान हो। ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n कितना है? 6 लॉग प्रोडक्ट Cr3 प्लस का पावर 2 अपॉन रिएक्टेंट Cr2O7 2 माइनस और H प्लस का पावर 14, ये कहना चाह रहा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट।
हमने पढ़ा। तो इक्वल्स टू ये गिवन है 1.33 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग क्रोमियम कितना है 0.20 का पावर स्क्वायर, ये कितना है 0.10, H प्लस कितना है 10 का पावर माइनस 4 का पावर 14। इस पे ध्यान दें। अभी हम आपकी चैट नहीं देख रहे हैं, अभी हम यहाँ ध्यान दे रहे हैं, इसलिए पहले इसे ध्यान दें। अब इसे आप सॉल्व करो। ये सब तो 10 का पावर ही बन रहा है, सिर्फ यहाँ 4 बन रहा है। ये 4 बना, बाकी तो सब 10 का पावर ही बना, तो आसान हो जाएगा, मुश्किल होगा नहीं। 91/6 लॉग ये हो गया 4, अब ये हो गया 14 इंटू 4, ये माइनस करो, ये तो टोटल मिलाकर 10 का पावर 55। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.78 वोल्ट। अब जिन्हें पूछना है तुरंत पूछो, एक एक करके, जिन्हें भी पूछना है एक एक करके पूछो। पहले ध्यान से देख लो, समझ लो, और ना समझ आए तब पूछो। एक सेकंड जरा इधर आना, रुक जाओ। ये क्या था? वो तो सर ऊपर आपने सर क्वेश्चन नहीं, तो पोटेशियम भी है 10 0.10 एम है, 0.10 एम है, ठीक है, हम समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए सारी बातें। इससे पहले भी किसी ने मुझसे पूछा था 0.059 है। हाँ, आप कैलकुलेशन करने के लिए ले सकते हो, 0.06 ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 0.1 आ जाएगा, ले सकते हैं। 0 पॉइंट किसी ने पूछा 0.059 को 0.06 कैंसिल कर देंगे, 0.1 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। आप आसान। अरे बालक, जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं उसका आयोनिक फॉर्म लिया जाता है, उसका आयोनिक फॉर्म K2Cr2O7 जो है, इसे तोड़ेंगे तो Cr2O7 2 माइनस प्लस 2K पॉजिटिव, हम आयोनिक फॉर्म लेते हैं। अब पूछोगे ये कहाँ है, तो ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव या इसके नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है। हम इसका कंसंट्रेशन ये है, मतलब इसका कंसंट्रेशन ये है, ये जानबूझकर इसने दिया, इसका मतलब ये हम इसके कंसंट्रेशन में। उसी तरह से अगर कहीं KMnO4 लिख देगा, अगर कहीं KMnO4 लिख देगा, मतलब हम इनमें हैं MnO4 माइनस, इसका कंसंट्रेशन मतलब इसका कंसंट्रेशन। कहीं तुमसे लिख देगा H2SO4, तो तुम समझना SO4 2 माइनस का कंसंट्रेशन। इस तरह से कंसीडर करके चला जाता है। कोई दिक्कत? ये बात आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये बात आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब पावर कैसे लगता है? पावर अगर जो कोफिशिएंट होता है पहले ये पावर में जाएगा, ये पावर में जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ पावर में कुछ नहीं जाएगा।
कोएफिशिएंट पावर में लगता है। एक साथ इतने लोगों का चैट आ रहा है ना, समझ नहीं पा रहे हैं। तो उन लोगों को कैसे चैट करें? इतने लोग का चैट आ रहा है, एक सेकंड रुक जाना, जरा चैट दे। सर हाफ रिएक्शन गिवन है तो सेल का फॉर्मूला क्यों लिया? बिल्कुल सही। पावर कैसे निकालते हो? ठीक है, एक बार फिर। सर ये रिएक्टेंट बटा प्रोडक्ट एम, रिएक्टेंट बटा प्रोडक्ट एम नहीं, चलिए। सर हाफ सेल गिवन है तो सेल का फॉर्मूला कैसे लगेगा? बिल्कुल, हम अभी आपका चैट पढ़ रहे थे इसलिए कुछ लोगों ने कहा फॉर्मूले में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिया जाता है, रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट नहीं। ये प्रोडक्ट है, ये अपॉन रिएक्टेंट ये। अब किसी ने कहा, ध्यान देना, कि आपने डबल, दोनों में सेम फॉर्मूला यूज होता है। आप लोग को मुझे समझाना पड़ता है, लेकिन क्या करें, समझाने के लिए तो वापस जाना पड़ेगा ना। रुक जाना एक सेकंड, जरा मुझे उस पैटर्न पर आने दो। रुक जाना। चाहे कैथोड हो चाहे एनोड, सेल माइनस दिस अपॉन दिस, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये फॉर्मूला दोनों के लिए, हाफ के लिए होता है, और दोनों को मिलाकर जब पूरा बनाते हैं तो भी वैसा ही बनता है। हाफ के लिए भी यही है, फुल के लिए भी यही है। हमने तो कहा जब एक इलेक्ट्रोलाइट हो तब उसके लिए फॉर्मूला ये, जब एक सिंगल इलेक्ट्रोलाइट, जब इलेक्ट्रोलाइट एक से ज्यादा हो तब तो हमारा फॉर्मूला यही होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, दोनों तो हाफ का ही है। तो याद रखना, नस्ट इक्वेशन जो है आपका सिंगल इलेक्ट्रोलाइट और डबल या ट्रिपल या 4 इलेक्ट्रोलाइट, सब में यही फॉर्मूला लगेगा। सिंगल में 1 इसलिए आ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट 1 होता है, फॉर्मूला तो यही लगता है। इसलिए तो प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ताकि आपके माइंड का कंफ्यूजन दूर हो जाए। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर ये तो हाफ रिएक्शन है हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंस में। ये कंप्लीट रिएक्शन थोड़े, कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ हाफ से, ये कंप्लीट रिएक्शन का, ये तो आधा रिएक्शन है। फिर आप एनोड कैथोड क्यों बोल रहे हो? पीछे पीछे वाले फॉर्मूले पर, हाँ ठीक है, ये कैथोड है, ये एनोड है, तो कैथोड माइनस एनोड की, ठीक है, बिल्कुल सही। आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो फिर से बता रहे हैं, नस्ट इक्वेशन जो है सब जगह सेम है। तुम्हारा सिंगल इलेक्ट्रोलाइट हो, 2 इलेक्ट्रोलाइट हो, आधा रिएक्शन हो, पूरा रिएक्शन हो, फॉर्मूला यही लगेगा। किसी में प्रोडक्ट 1 आ जाता है, एक एग्जांपल जैसे कि जेडेन। अब अगर जेडेन जो है तो जेडेन 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सेम फॉर्मूला लगेगा, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu, सेम फॉर्मूला लगेगा। इसमें प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यानी जेडेन 2 प्लस अपॉन 1, इसमें
1/Cu2 प्लस एक कैथोड है एक एनोड है, लेकिन जब हम दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं इसलिए इसको उल्टा करके लिखते हैं। तुम आधा रिएक्शन लो या पूरा रिएक्शन, दोनों को जोड़ कर लो, फॉर्मूला यही लगेगा हर किसी में। वो तो सिर्फ बन जाता है सिंगल में, एक साइड 1 आ जाता है क्योंकि सिंगल में एक ही इलेक्ट्रोलाइट है, और डबल इलेक्ट्रोलाइट, 3 इलेक्ट्रोलाइट, 4 इलेक्ट्रोलाइट, कुछ भी हो, ये हाफ सेल हो या 2 सेल हो, फॉर्मूला तो यही लगेगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत? आगे चले, समझना है, बिना समझे नहीं। प्रॉब्लम प्रैक्टिस का मतलब ही होता है चाहे क्वेश्चन कम हो लेकिन हम समझेंगे, और समय तो हम दे सकते हैं, बस बशर्ते आप लोग भागो मत। अब कुछ लोग 7 बजे निकलने लगते हैं तो हम क्या करें? टाइम आपका चेंज भी करना चाहते हैं 6 से 7:15, लेकिन बच्चे बोलेंगे 7 बजे कोई काम है, 6 बजे से पहले आ नहीं सकते हैं, 7 बजे के बाद रुक नहीं सकते। नहीं, बहुत बच्चे हैं ना, 6 बजे से पहले आ नहीं सकते, 7 बजे के बाद रुक नहीं सकते। चलिए आगे चलते हैं। जो भी बात हो, हम तो टाइम चेंज करने वाले ही हैं। अब आप लोग का ज्यादा चांसेस है कि 6 से 7:15 का टाइम होगा, जितना, तभी तो हम आपके प्रॉब्लम भी सुन पाएंगे। अभी ऑब्जेक्टिव भी बाकी है, जरा देख लेते हैं। अब जरा टाइम कम है इसलिए थोड़ा सा पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, फिर उसके बाद वापस आएंगे। चलिए जरा ऑब्जेक्टिव में आते हैं। सिंपल ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा आपको सिंपल पूछा जाएगा। ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव सिंपल पूछा जाएगा। क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of 2 electrode when no current is drawn. Current is drawn through the cell. बिल्कुल सही, कुछ लोग जवाब देते गए। ऑप्शन है सेल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, सेल ईएमएफ और सेल वोल्टेज। बिल्कुल सही जवाब, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which statement is incorrect about inert electrode? Incorrect about inert electrode। ऑप्शन लिखने जा रहे हैं, ऑप्शन लिखने जा रहे हैं, ध्यान देना। इनकरेक्ट अबाउट इनर्ट इलेक्ट्रोड, पहला, डज नॉट पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन। इन सेल रिएक्शन। दूसरा, प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। प्रोवाइड surface area for conduction of electron. Provide surface area for redox reaction. उज्जवल, बिल्कुल सही जवाब।
उज्जवल बिल्कुल सही जवाब। नहीं, डी इज द आंसर। इनर्ट इलेक्ट्रोड जो होता है, ध्यान देना, वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है या तो ऑक्सीडेशन के लिए या रिडक्शन के लिए, बाय कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इट्स सरफेस। ये कभी भी रिडॉक्स के लिए काम नहीं करता। ये ऑक्सीडेशन के लिए करेगा, रिडक्शन के लिए करेगा, दोनों के लिए नहीं, एक साथ नहीं करेगा। सॉरी। और तो ये चीज याद रखेंगे, इनसे मुझे जब ऑब्जेक्टिव करते हैं तो मुझे उनका कैरेक्टर भी पता चल जाता है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड डज नॉट पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन, बिल्कुल सही है, सेल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता। प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर या तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। प्रोवाइड सरफेस फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल। और सरफेस फॉर रिडॉक्स, गलत, ये रिडॉक्स के लिए काम नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल व्हेन, पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव एज, बिल्कुल सही जवाब, एक्सटर्नल एनर्जी मोरोजन। बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ऑप्शन दिया रहेगा ई सेल इक्वल्स टू 0 इन एक्सटर्नल, ग्रेटर देन मतलब जो है इंटरनल ई सेल के, और ई एक्सटर्नल लोअर देन ई सेल, और ई एक्सटर्नल इक्वल्स टू ई सेल। तो ये तभी होता है जब ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन सेल होता है। कोई दिक्कत? जब ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन सेल, तब वो उल्टे डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है। हमने आपने पढ़ा भी है ये। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Cr2072 माइनस बटे Cr3 प्लस 1.33, Cl2 अपॉन Cl माइनस 1.36, और MnO4 माइनस अपॉन Mn2 प्लस 1.51, और Cr3 प्लस अपॉन Cr माइनस 0.7। इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज, मोस्ट स्टेबल कौन है? मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज कौन है इसमें? मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज, गलत जवाब दे रहे हैं आप लोग। मोस्ट स्टेबल, थोड़ा सोचो। Cr3 प्लस अपॉन Cr, आपको हमने कह रखा है, आप लोग इतने जल्दी भूल जाते हो। मोर नेगेटिव, more will be reducing power, ऑक्सीडाइजिंग पावर नहीं है उनमें। समझ आया? more negative, more will be reducing power, उसके अंदर हमने कहा मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज, बिल्कुल सही, बिल्कुल एनी सही है, एनी का जवाब। फौजिया भी। तो जिनके दिमाग में ये बात स्टेटमेंट रहेगा तभी,
अदरवाइज नहीं। दूसरा क्वेश्चन ध्यान देना, तो इसका उल्टा तो जवाब दे ही देंगे फिर। रिड्यूस्ड फॉर्म कौन होगा? मोस्ट स्टेबल, तो सी होगा। तो इसका जवाब भी क्लियर ही है। और अब नेक्स्ट जरा एक आते हैं एसर्शन रीजनिंग पर। नेक्स्ट एसर्शन रीजनिंग पर अगर आप लोग ये बात याद रखो ताकि बार बार लिखना ना पड़े कि ए का मतलब होता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट आंसर। ये याद रखा करो, बार बार लिखना ना पड़े। बोथ assertion and reason correct and are correct explanation। B का मतलब both are true but R is not correct explanation। C का मतलब A is true, reason is false। और D का मतलब both A and R false, A and R false। E भी दे सकता है, A false R true, A false R हमारा ट्रू। तो ये बात अपने दिमाग में रखना, नहीं तो बार बार मुझे पूछना पड़ता है। अब पहला क्वेश्चन ध्यान देना, ई सेल, ये एसर्शन है, ई सेल है पॉजिटिव वैल्यू टू फंक्शन। सेल का फंक्शन के लिए ई सेल का पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। तो आर कहता है ये तभी होगा जब ई कैथोड ई एनोड से लोअर होगा। क्या होना चाहिए आंसर? ए बी सी डी ई में बिल्कुल सही जवाब उज्जवल, सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही। क्यों? ये तो पॉजिटिव होगा स्पॉन्टिनिटी के लिए, बिल्कुल एनी। तो लेकिन पॉजिटिव होने के लिए कैथोड बड़ा होना चाहिए, एनोड छोटा, यानी ए सही है, आर गलत। सही है। एक क्वेश्चन और एसर्शन रीजनिंग का ध्यान देना। मरकरी सेल अभी अभी पढ़े थे, एसर्शन में कह रहा है मरकरी सेल does not gives steady potential, does not gives steady potential। ठीक है। और रीजन में कहता है in cell reaction ion are not involved, in cell reaction ions are not involved। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, नॉट इन्वॉल्व। सब लोग, कुछ लोग गलत दे रखे हैं, गलत जवाब दे रहे हैं कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं। ए बी सी डी ई सब है, सोचकर जवाब दीजिए। ई इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, क्योंकि ए फॉल्स है, रीजन ट्रू है। सेल में आयंस नहीं होते हैं, सही है, लेकिन मरकरी सेल कांस्टेंट वोल्टेज देता है, यहां बोल रहा है नहीं देता। कोई दिक्कत? तो प्रॉब्लम क्या क्या है, जितना हम प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बशर्ते टाइम भी मिलना चाहिए। अब हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे सारे लोग अच्छी तरह। हाँ, अब हमारी बात को सारे लोग ध्यान से सुनेंगे अच्छी तरह। अब कल से आप लोग का